Hello students, welcome to online class of physics. Today in this video, we are going to finish our chapter 14, sources of energy. The last topic that we have reached on is nuclear energy. In this topic, we are going to learn that the atom is also a tremendous source of energy. Atom के अंदर कोर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके रिलेटेड भी हमें रिएक्शंस होती हैं. सो द काइंड ऑफ रिएक्शंस इन विच members of the nucleus, that is protons and neutrons, participate are called nuclear reactions. And in nuclear reaction we observe the release of energy, and this in these nuclear reactions some mass gets converted into energy, and this energy can be utilized in many ways. Nuclear reactions are basically of two types. दो तरह की होती हैं ये. नंबर वन इज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन एंड नंबर टू इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को स्टडी करते हैं डिटेल में. द वर्ड फिशन मीन्स टू ब्रेक अप, टूट जाना किसी चीज़ का. एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है. टू गेन द स्टेबिलिटी दिस न्यूक्लियस splits up into two or more smaller or lighter nuclei. Now this kind of reaction of breaking up a heavy nuclei into smaller nuclei with the release of large amount of energy is known as nuclear fission. The nucleus that can undergo fission are, as an example, being uranium, plutonium, etc. These reactions are the base of atomic bombs and hydrogen bombs. जैसे यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन स्टडी कर रहे हैं तो न्यूक्लियर फिशन जो है ये एटॉमिक बॉम्ब्स का बेस है. पर ये तो इसका एक कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव यूज़ हो गया. एक और कंस्ट्रक्टिव यूज़ ये है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को यूज़ करके हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है. न्यूक्लियर फिशन को एक सिंपल डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. एज यू सी इन दिस पिक्चर वी हैव अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन. When it strikes with the nucleus of uranium 235, basically 235 means the mass number of this uranium. So we use a particular isotope of uranium. There are many, 235, 237 and so on, but we use 235, right? When a slow moving neutron strikes with uranium 235 atom, or you may say nucleus, one single nucleus, it splits up into two smaller nuclei. One is barium, another is krypton. और इसके साथ साथ तीन और फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. राइट नाउ एट फर्स्ट स्टेप वी हैव दीज थ्री न्यूट्रॉन्स. दीज थ्री न्यूट्रॉन्स विल कोलाइड with further three uranium atoms that you see on the screen. जब ये इन तीन यूरेनियम एटम्स के साथ तीन न्यूट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो आगे ईच यूरेनियम एटम फिर से तीन प्रोड्यूस करता है न्यूट्रॉन्स. तो टोटल न्यूट्रॉन्स कितने प्रोड्यूस हो गए, 3 + 3 + 3 9. सो एट फर्स्ट स्टेज इनिशियली हमारे पास एक न्यूट्रॉन था. जब एक यूरेनियम ब्रेक हुआ तो तीन न्यूट्रॉन बन गए. जब उन तीन न्यूट्रॉन्स ने तीन यूरेनियम न्यूक्लियाइज को ब्रेकअप किया, स्प्लिट किया, तो आगे 9 न्यूट्रॉन्स पैदा हो गए. आगे ये 9 न्यूट्रॉन्स अगर और 9 न्यूक्लियाइज के साथ कलाइड करेंगे दे विल प्रोड्यूस 37, 9 3s are 37 न्यूट्रॉन्स. फिर उसके बाद 81 एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन. सो वी कॉल दिस रिएक्शन chain reaction. If this reaction is allowed to go in the same manner, this leads to production of large amount of energy, and basically this thing happens in an atomic bomb. But if I somehow control one or two neutrons out of 3, then the fission will be controlled. This controlled nuclear fission chain reaction
इज द बेस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है वो एटॉमिक बॉम्ब का बेस है, जो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है वो न्यूक्लियर रिएक्टर का बेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेट्स कम अप टू how does this happen. In a nuclear power plant, heat energy gets produced as the nuclear fission reaction, right? And this is a controlled nuclear fission chain reaction, remember that. और इस एनर्जी से हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं जो टर्बाइंस को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। Let's come up to nuclear fusion reaction. The word fusion means to combine. In this kind of reaction, two small nuclei means two lighter nuclei fuse together, combine together to form a heavier nuclei. Now, this reaction associates with the production of large amount of heat energy. You will be surprised to know that this kind of reaction, that is nuclear fusion reaction, is the base of एनर्जी प्रोडक्शन इनसाइड सन। सन के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है किसकी होती है, वो हाइड्रोजन न्यूक्लियाइज की होती है। टू हाइड्रोजन न्यूक्लियाइज फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस। विद दिस a large amount of heat energy gets produced that we receive on Earth in form of radiations. Well, if this reaction is allowed to happen in a sequence, in a series of manner, in a very short time, this makes the basis of hydrogen bomb. And the energy production in case of nuclear fusion is more than in case of nuclear fission. Nuclear fusion does not involve any environmental pollution, but nuclear fission involves production of some harmful radiations which causes environmental pollution. The third difference between nuclear fusion and fission is that the feasibility of reaction. Nuclear fission is possible on Earth, but nuclear fusion is not possible on Earth because we need a high temperature of 10 raised to power 6, approximately 10 lakh kelvins, right? Then nuclear fission reaction is the base of atomic bomb. Nuclear fusion reaction is the base of hydrogen bomb. So these are few differences between nuclear fission and nuclear fusion reactions. As we know that a small amount of mass can produce a large amount of energy. According to an estimate, if we have even very small amount of fuel, we can run a nuclear reactor for 3 years continuously. So we have many advantages as well as disadvantages of this nuclear energy. Let's talk about them one by one. The first advantage of nuclear energy is that it produces a very large amount of energy for a small mass. Second, if safety measures are taken, it is more environment friendly than fossil fuels. सेफ्टी मेजर्स का मतलब है यहाँ पे कि जो आपके पास रेजिड्यूज बनेंगे, जैसे यहाँ पे बेरियम और क्रिप्टॉन्स बन रहे हैं, इनको वापस लेड ब्लॉक्स के अंदर पैक करके इनको डीप इनसाइड अर्थ बरी करना। अगर ऐसे सेफ्टी मेजर्स लेके चलते हैं तो ये बहुत अच्छा, बहुत क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगने वाली है। Second, availability of nuclear fuel is limited. In India, we have uranium-237, right? Now, uranium-237 can be converted into 235, but that requires a lot of technology which we don't have at present times. So we depend on other countries for that. Nuclear reactors produce harmful nuclear waste which is difficult to dispose. This is the basic cause why we are not able to harness nuclear energy to a greater extent. क्योंकि जो न्यूक्लियर वेस्ट बनते हैं उनको डिस्पोज ऑफ करना बहुत मुश्किल होता है। Well, this was all about chapter 14. Let's revise the whole chapter through this assignment.
These are some multiple choice questions and with one correct answer. The first question is, which of the following is a non-renewable source of energy? Wood, sun, fossil fuel, wind. The answer is fossil fuels, right? If someone of thinking is wood, then let me tell you, if we go on planting the trees at the same rate we are using the wood by cutting the trees, we can keep the बायोमास एज रिन्यूएबल. बट फॉसिल फ्यूल्स के बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो हम इनको नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखते हैं. द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज मीथेन. बेटा आप याद रखोगे कि CNG और जो बायोगैस है उनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन ही होता है. ब्यूटेन किसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है? LPG का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉसिल सोर्स ऑफ एनर्जी? इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है? कोल इज अ फॉसिल फ्यूल. कैरोसिन ऑयल ये निकलता है पेट्रोलियम से, विच इज अ फॉसिल फ्यूल. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल. काउ डंग केक्स इज अ बायोमास, इट इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोमास एनर्जी सोर्स? इनमें से कौन सा बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है? गोबर गैस कम्स फ्रॉम बायोमास. देन वुड कम्स फ्रॉम बायोमास. कोल गैस कोल also comes from biomass. Nuclear energy does not come from biomass, right? Main constituent of biogas, as we were talking earlier, it is methane. Biomass of dead animals and plants can be converted into fossil fuels under the earth due to कौन सी conditions होती हैं? High temperature, low pressure, low temperature, high pressure, high temperature, high pressure. This is the correct answer. लो टेम्परेचर लो प्रेशर. बेटा जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई होते हैं तो जो हार्ड पार्ट्स होते हैं जैसे कि बोन्स वगैरह वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. हाइड्रोजन इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ हीट एंड फाउंड इन प्लेंटी ऑन द अर्थ. वी नो दैट हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और अर्थ पे वो सफिशिएंट अमाउंट में भी है. बट इवन देन हाइड्रोजन इज़ नॉट यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल. आज तक हम हाइड्रोजन को एज अ डोमेस्टिक फ्यूल क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन. ये गलत है, बल्कि सबसे कम एयर पोल्यूशन होता है. बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स अ फाउल स्मेल. नॉट एट ऑल. बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन इज एक्सप्लोजिव. येस, दिस इज करेक्ट आंसर. इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि वो एक्सप्लोजन हो जाता है. हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज ए लार्ज स्पेस. दिस इज ऑफ कोर्स रॉन्ग बिकॉज गैसेज ऑक्यूपाइज वेरी लेस स्पेस. आगे बढ़ते हैं. The next question is, which of the following is more environment friendly? Coal, wood, charcoal and diesel. The answer is charcoal. Let me tell you why. चारकोल बनता है वुड से. जब वुड को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देते हैं उसकी, तो वुड के अंदर जितने भी वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं, वेपर्स और जो जल्दी वेपराइज हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें उड़ जाती हैं उसमें से. पीछे क्या बचता है? मोस्ट ऑफ द कार्बन कंटेंट. और उससे जो स्मोक या वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं वो सबसे कम प्रोड्यूस होते हैं. सो दिस इज मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली एज कंपेयर टू फायरवुड as well as coal and diesel. Which of these is not a renewable source of energy? इनमें से कौन सा source of energy renewable नहीं है? Sun is renewable, wind is renewable, not OTE, that is ocean thermal energy. Ocean tidal energy is also renewable. Natural gas is not renewable. The energy released during nuclear fission and nuclear fusion रिएक्शन इज ड्यू टू. फिशन और फ्यूजन में एनर्जी कहाँ से आती है? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है. रॉन्ग. केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं फिशन और फ्यूजन में. न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस से जुड़ी हुई चीज़ें. कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नथिंग लाइक दैट हैपन्स. ग्रेविटेशनल एनर्जी, नो. कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी, दिस थिंग हैपन्स. थोड़ा सा मास खर्च हो जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है. अकॉर्डिंग टू द फेमस इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन, E is equal to mc square. When mass is burnt, energy is produced. The reaction taking place in the core of sun.
सन से जो हमें हीट और लाइट मिलती है वो उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से मिलती है। न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इनमें से कौन सी रिएक्शन होती है सन के अंदर? सन के अंदर होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। हमें पता है कि हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियस मिलके हीलियम बनाते हैं और साथ में बहुत सारी क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, राइट। इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन light nuclei combine to heavy nuclei, light nuclei split, heavy nuclei split into light nuclei, heavy nuclei combine to form a super heavy nuclei। देखो बेटा, फिशन वर्ड का मतलब होता है टूटना, और यहाँ पे न्यूक्लियस टूटता क्यों है? क्योंकि वो अनस्टेबल होता है हैवी होने की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होगा लाइट न्यूक्लियाइज में। मेजर प्रॉब्लम इन हार्नेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करने की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है? इसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके जो वेस्ट मटेरियल बचते हैं उसको डिस्पोज करने में, बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव एंड कैन कॉज कैंसर लाइक प्रॉब्लम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मॉडरेटर? ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है क्वेश्चन, क्योंकि हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट डिटेल में सिलेबस में नहीं है। फिर भी आप ये देख लो कि वहाँ पे मैंने आपको उसमें लेक्चर में समझाया था कि जो न्यूट्रॉन्स पैदा हो रहे हैं तीन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में, वो बहुत ही स्पीड के साथ प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर आपको रिएक्शन को कंट्रोल करना है, चेन रिएक्शन को, तो आपको उनकी स्पीड को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मॉडरेटर्स का काम कौन करते हैं? यहाँ पे मॉडरेटर का काम करता है ग्रेफाइट, वही ग्रेफाइट जो आप इसके पेंसिल के सिक्के में देख रहे हैं, राइट। दिस एक्ट एज मॉडरेटर। मॉडरेटर का मतलब जो स्पीड स्लो कर दे। ओशन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू, OTE किसकी वजह से होती है? टेम्परेचर डिफरेंस होता है डिफरेंट लेवल्स पे। पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। जो अपर सरफेस होती है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा और लोअर सरफेसेस में टेम्परेचर कम। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी हमें मिलती है वी कॉल इट OTE। फ्यूजन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, फ्यूजन रिएक्शन को हम और क्या बोलते हैं? थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लाइक इन सन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज नो एनवायरमेंटल पोल्यूशन? इनमें से एनवायरमेंटल पोल्यूशन किसकी वजह से नहीं होता? देखो, फिशन जब होता है तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, वी नो दैट, विच आर एज अ पोल्यूशन। थर्मल पावर प्लांट में SO2, NO2, CO2 ऐसी गैसेस निकलती हैं। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचती है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जैसे कि सन के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वहाँ पे पोल्यूशन कोई नहीं होता। बस प्रॉब्लम क्या है कि फ्यूजन करवाने के लिए बहुत सारा टेम्परेचर चाहिए होता है, 10⁶ केल्विन टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर अचीव करना पॉसिबल नहीं है। अगर अचीव कर भी लें तो उस टेम्परेचर पे सब्सटेंसेस को होल्ड करने के लिए इतना टेम्परेचर बर्दाश्त करने वाला हमारे पास कोई भी कंटेनर नहीं है। ए सोलर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन। सोलर हीटर को कब यूज नहीं कर सकते? सनी डे पे वहाँ तब तो कर सकते हैं, हॉट डे पे कर सकते हैं, क्लाउडी डे पे तब नहीं कर सकते। जब विंडी डे है तब तो हवा चल रही है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। लेकिन जब क्लाउड्स हुए तो वो सन की एनर्जी को क्या करेंगे? ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, जिसकी वजह से रेडिएशन हीटर पे प्रॉपरली नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स? इनमें से कौन सी एग्जाम्पल बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है? यूरेनियम, ये तो न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर सोलर एनर्जी। हाँ, ये हमने डिस्कस किया था। हम कोई भी चीज़ यूज़ करें, जैसे कि वुड वगैरह यूज़ करते हैं, तो वुड जो हमें एनर्जी देती है वो एक्चुअली उसके पास कहाँ से आती है? फोटोसिंथेसिस से, और वो किसकी प्रेजेंस में होता है? सोलर एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम सन एनर्जी? इनमें से कौन सी एनर्जी सन की वजह से नहीं है? विंड एनर्जी सन की वजह से है। क्यों? टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है सन एनर्जी से, टेम्परेचर के डिफरेंस से प्रेशर का डिफरेंस, प्रेशर के डिफरेंस से विंड एनर्जी। फॉसिल फ्यूल लिविंग थिंग से बनते हैं, लिविंग थिंग का प्राइम सोर्स क्या है? सन। बायोमास का तो सारा ही सोर्स सन है। तो कौन सी एनर्जी बची? जियोथर्मल। ये सन की इंटरनल हीट की वजह से होती है, राइट।
A solar cooker may not cook if the interior of the box of the cooker and the container of the food are perfectly shining. Shining का मतलब है कि रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देंगे, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तभी वो सोलर कुकर क्या नहीं करेगा, हीट नहीं करेगा। अच्छा, आगे देख लेते हैं, क्या पता अगला कोई ऑप्शन हो। ग्लास शीट ओवर द बॉक्स कुकर इज नॉट क्लोज्ड। जो ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट है अगर उसको क्लोज नहीं करेंगे तब भी नहीं कुक करेगा। इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है। सोलर कुकर इज प्लेस्ड इन द शेड, तब भी वो नहीं करेगा। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो ये सारे ऑप्शंस हैं, मतलब ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन नंबर डी। सो दिस इज करेक्ट आंसर। द इंटीरियर ऑफ बॉक्स ऑफ सोलर कुकर प्रिपेयर्ड बाय यू मस्ट बी पेंटेड। क्या पेंट करते हैं उसको? ब्लैक, क्योंकि सारी रेडिएशंस को ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज यूज टू प्रिपेयर अ सोलर सेल। सोलर सेल बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? कॉपर, सिलिकॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम। हम यूज करते हैं सेमीकंडक्टर्स, दैट इज सिलिकॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा सोर्स नॉन रिन्यूएबल है? ये तो हमें फर्स्ट ग्लैंस पे ही नजर आता है, फॉसिल फ्यूल्स। Acid rain happens because sun leads to heating of upper layer of atmosphere. Burning of fuels release oxides of carbon, nitrogen and sulfur. This is the correct answer. क्योंकि जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं तो CO2, NO2 और SO2 जैसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ये गैसेस एटमॉस्फेयर में जाके जब वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस कर सकती हैं, या नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर सकती हैं, या सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर सकती हैं। ये तीनों एसिड्स क्या करते हैं? एसिड रेन कॉज करते हैं, राइट। फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। इनमें से थर्मल पावर प्लांट में से पावर प्लांट के अंदर कौन सा फ्यूल यूज करते हैं? यूरेनियम, राइट। दिस इज व्हाट वी सीन इन द लेक्चर। व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। Which of the following form thus energy leads to least environmental pollution in its process of its harnessing and utilization? सबसे कम pollution यहाँ पे किस में होगा? सोलर एनर्जी को यूज करने में सबसे कम pollution होगा, राइट। न्यूक्लियर एनर्जी में भी रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, थर्मल एनर्जी में आपके पास हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जियोथर्मल एनर्जी में नॉइस पोल्यूशन होता है। सबसे कम पोल्यूशन किस में होगा? सोलर एनर्जी में। ओशन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है? ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। सो दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड, वी आर लेफ्ट विद 4 to 5 questions. The next question is the major problem in harnessing nuclear energy is due to, this is also the repeated question, disposing of the spent fuel safely. जो लास्ट में हमारे पास रेजिड्यूल्स बचते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं और पोल्यूशन कॉज करते हैं। कौन सा? रेडिएशन पोल्यूशन कॉज करते हैं। विच पार्ट ऑफ द सोलर कुकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? आई टोल्ड यू, सोलर कुकर के अंदर कौन सा प्रिंसिपल लागू होता है? ग्रीन हाउस प्रिंसिपल लागू होता है। तो यहाँ पे सोलर कुकर का कौन सा पार्ट ये वाला इफेक्ट कॉज करता है? वो जो ग्लास शीट हम उसके ऊपर कवर करके रखते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट, राइट। कोटिंग तो क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, मिरर रिफ्लेक्ट करता है, आउटर कवर का कोई काम नहीं होता बेसिकली यहाँ पे। इन अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट मोर इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी जनरेटेड इफ वाटर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेटर हाइट, बिकॉज अगर पानी बहुत ज़्यादा हाइट से गिरेगा तो क्या होगा? इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज। नहीं, हाइट का टेम्परेचर के साथ यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। दिस इज ट्रू। हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला mgh है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा हाइट बढ़ेगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और उतनी ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। सो दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग विंड पावर। विंड पावर के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इट इज एक्सपेक्टेड टू हार्नेस विंड पावर टू मिनिमम इन ओपन एरिया। ओपन एरियाज में सबसे कम पावर जनरेट कर पाते हैं हम, हार्नेस कर पाते हैं। गलत, ओपन एरिया में तो उल्टा ज़्यादा होती है, क्योंकि बिल्डिंग्स जो होती हैं वो हवा को रोकती नहीं है। द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट ऑफ विंड ब्लोइंग एट हाई एल्टीट्यूड इज द सोर्स ऑफ विंड पावर।
This is also in this is not correct, this is incorrect. हाई एल्टीट्यूड्स पे विंड की पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है पावर में, नहीं, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है, राइट। बाकी ऑप्शंस तो करेक्ट ही होंगे क्योंकि ये वन करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? वी आर एनकरेज्ड टू प्लांट मोर ट्रीज सो एज टू एंश्योर क्लीन एनवायरनमेंट, ऑल्सो प्रोवाइड बायोमास फ्यूल। हमें प्लांट इसलिए लगाने चाहिए क्योंकि एक तो एनवायरनमेंट क्लीन रहता है, दूसरा बायोमास मिलता है, ये तो करेक्ट है। गोबर गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन क्रॉप्स वेजिटेबल वेस्ट डीकम्पोजेज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ बायोगैस इज ईथेन, दिस इज रॉन्ग, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन। सो विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? Statement C is incorrect. So this was all about this short assignment। इस assignment के थ्रू हमने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया है। So with this assignment we finish this chapter, right? Let's meet in the next video with some new content. Till then, take care of yourself. Goodbye.